from today's lecture, we will discuss about the dark reaction or the second stage of photosynthesis. प्रीवियसली हमने जो लाइट रिएक्शन डिस्कस किया था उसमें हमने ये कहा था कि जो फोटोसिंथेसिस है एज अ होल इसको हम जो पूरा प्रोसेस है इसको टू स्टेजेस में डिवाइड करते हैं और जो टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैं जो कि यूज होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, उसमें से एक रिएक्टेंट को हमने चेक किया कि वो लाइट रिएक्शन के अंदर अपना रोल प्ले कर रहा था। यहाँ पे अगर इस पूरी इक्वेशन को आप लोग ऑब्जर्व करें तो यू कैन सी कि जो वाटर की पार्टिसिपेशन है और ये वाला जो पोर्शन है इस पूरे के पूरे रिएक्शन का या इक्वेशन का, इसको हमने लाइट रिएक्शन में डिस्कस कर लिया। वहां पे हमने ये देखा था कि वाटर मॉलिक्यूल अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को जो है वो NADP प्लस को ट्रांसफर करता है और इस प्रोसेस के दौरान ये ऑक्सीजन को जो है वो इवॉल्व कराता है और लाइक वाइज ATP मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन होती है। सो वी कैन से कि जो लाइट रिएक्शन है उसमें इन दो में से एक रिएक्टेंट जो है वो यूज हो चुका है और उसने अपनी रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स जो है वो NADP को ट्रांसफर कर दिया और मीनवाइल ATP की प्रोडक्शन करवा दी। अब जो हमारी डार्क रिएक्शन है या जो केल्विन साइकिल है या जो स्टेज 2 है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हमने डिस्कस किया। ये वाला रिएक्शन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ने अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कन्वर्ट होना है, इन रिएक्शंस की कितनी स्टेजेस हैं और किन किन सीक्वेंस ऑफ इवेंट से गुजरते हुए बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होगा। सो दिस इज द मेजर टारगेट ऑफ दिस रिएक्शन कि आप अल्टीमेटली एक जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है उसे ग्लूकोज के अंदर या किसी भी जो शुगर है उसके अंदर कन्वर्ट करो। नॉर्मली हाइड्रोलिसिस में कन्वर्ट होती है। सो नॉर्मली आपके पास ये जो एक पूरा का पूरा पाथवे दिखाया गया है, इसमें आपको जो है वो दोनों रिएक्शंस को समराइज करके दिखाया गया है कि जो दो रिएक्टेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस में जो यूज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी में हमने देख लिया है कि वाटर जो है वो यूज होता है, ये एटीपी और NADPH की प्रोडक्शन करवाता है बाय यूजिंग लाइट एनर्जी। दीज रिएक्शंस आर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और इसमें वाटर मॉलिक्यूल की कंजप्शन। अब जो आज का लेक्चर है उसमें हम ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जो ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन प्रोड्यूस हुए थे, जिन्होंने जो है वो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स और केमिकल एनर्जी को कंजर्व किया था, इन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स और केमिकल एनर्जी को यूज करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल सबसे पहले ट्रायोज फॉस्फेट्स के अंदर इनकार्पोरेट होता है। यानी वी कैन से द फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस होगा फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, दिस विल बी अ ट्रायोज और बाद में इन ट्रायोज की असिमिलेशन से आपके पास हेक्सोसिस बनेगी और हेक्सोस फॉस्फेट के आगे सेल के अंदर मल्टीपल फेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इस टाइम सेल को एनर्जी की जरूरत है तो हेक्सोस फॉस्फेट वाया ग्लाइकोलाइसिस एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। अगर नियर बाय सेल्स में एनर्जी की जरूरत है तो ये हेक्सोस फॉस्फेट सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे बिकॉज सुक्रोज इज अ मेजर ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ द शुगर, जिससे प्लांट जो है वो लीव से अगर उन्होंने एनर्जी ट्रांसफर करनी है रूट्स को स्टेम्स को तो वो सुक्रोज की फॉर्म में करेंगे। सिमिलरली अगर प्लांट्स को एनर्जी की भी जरूरत नहीं है, बाकी जो नियर बाय सेल्स थे उनकी भी एनर्जी नीड्स जो है वो अच्छी तरह से पूरी हुई हुई है, तो इस केस में प्लांट असेस ऑफ हेक्सोस फॉस्फेट्स को यूज करते हुए पॉलीसेकेराइड्स बना लेगा, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स यानी स्टार्च बना लेगा, ताकि ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ स्टारवेशन या जब फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो कंपैरेटिवली कम है तो उस दौरान जो है वो इन हेक्सोस फॉस्फेट से एनर्जी यूज हो सके। सिमिलरली हेक्सोस फॉस्फेट जो है वो सेल वॉल बायोसिंथेसिस और इसके अलावा जो बाकी सेल्स के अंदर जो है लाइक मेजर मॉलिक्यूल्स हैं लाइक DNA, RNA, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, उनके प्रिकर्सर्स के तौर पे भी एक्ट करते हैं। सो प्लांट्स के अंदर ये जो फोटोसिंथेटिक मशीनरी है ये बेसिकली बाकी सारे जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं उनको लिंक करती है, उनके लिए प्रिकर्सर जो हैं वो ये हेक्सोस फॉस्फेट्स ही एक्ट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इट इज अबाउट द ऑर्गेनेली के जो ये असिमिलेशन रिएक्शंस हैं, वी ऑल नो कि ये क्लोरोप्लास्ट में हो रहे होते हैं, लेकिन लास्ट लेक्चर में भी जैसा हमने डिस्कस किया था कि दो डिफरेंट सेक्शंस के अंदर ये दो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रही होती हैं। अगर आप लाइट रिएक्शन की बात करो तो लाइट रिएक्शन में मैंने आपको कहा था कि ये जो थैलाकॉइड्स हैं, इन थैलाकॉइड्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन्स हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स, उनके अंदर आपके पास फोटोसिंथेटिक मशीनरी जो है वो इम्बेड हुई होती है और वहां पे जो है वो पूरा जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है वो हो रहे होते हैं। जबकि जो स्ट्रोमा है, दिस इज द सेकंड पोर्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म की तरह है बिकॉज इट इज अ सॉल्युबल पोर्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड असिमिलेशन रिएक्शन हो रहे होते हैं। यानी जो लाइट रिएक्शन है वो
थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रहे हैं, और जो डार्क रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन के रिएक्शंस हैं ये स्ट्रोमा के अंदर हो रहे हैं। अब सिंथेसिस तो आपकी क्लोरोप्लास्ट में होगी, लेकिन आफ्टर सिंथेसिस आपके जो स्टार्च मॉलिक्यूल हैं वो अमाइलोप्लास्ट में स्टोर होते हैं। लाइक आपको पता होगा कि जो प्लास्टिड्स हैं इनकी ओवरऑल 3 टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ये डिपेंड करता है कि आपके जो पर्टिकुलर प्लास्टिड टाइप है उसके अंदर किस किस्म के पिगमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्लास्टिड है और उसमें ग्रीन पिगमेंट्स जो है वो प्रेवलेंट है तो इन प्लास्टिड्स को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। सिमिलरली अगर आपके पास प्लास्टिड्स में ग्रीन पिगमेंट्स के अलावा जो बाकी पिगमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कैरोटिनॉइड्स, और इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इनको आप कहेंगे कि दीज आर दी क्रोमोप्लास्ट, जिनमें नॉन ग्रीन पिगमेंट्स की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली ज्यादा है। इट डजंट मीन कि यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट्स नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे जो नॉन ग्रीन पिगमेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली हाई होगी। एंड द थर्ड टाइप ऑफ द प्लास्टिड इज ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें किसी किस्म के पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि इसका जो सोल पर्पस है वो स्टार्च को एक्यूमुलेट करना है या स्टार्च को अपने अंदर जो है वो स्टोर करवाना है। तो हेयर यू कैन से कि जो अमाइलोप्लास्ट है ये बेसिकली क्लोरोप्लास्ट से भी ओरिजिनेट हो सकता है, यानी क्लोरोप्लास्ट डिफरेंशिएट हो सकते हैं इनटू अमाइलोप्लास्ट। और ये नॉर्मली उन कंडीशंस में होता है जब प्लांट जो है वो लो लाइट एनर्जी का जो सिनेरियो है उसमें से गुजर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी वजह से जो है वो प्लांट में लाइट एनर्जी का जो ओवरऑल रेशियो है वो कम है, लाइक वहाँ के जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहा है उधर लाइट एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है, या आपके प्लांट्स जो है वो आपने किसी जगह शेडी एरियाज में रखे हुए हैं, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो इतना ज्यादा फंक्शनल नहीं है। क्यों फंक्शनल नहीं है? बिकॉज ये पिगमेंट्स वहाँ पे लाइट एनर्जी इनको अवेलेबल नहीं है जिसको ये एब्जॉर्ब करेंगे। इट मीन्स कि इनकी जो नॉर्मल मशीनरी है वो यहाँ पे वर्क नहीं कर रही। तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि ये क्लोरोप्लास्ट अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं एक ऐसी फॉर्म में जिसमें ये पिगमेंट्स जो हैं ये डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी सेपरेट हो जाते हैं। सो क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनेली जो कि रीजनरेट हो सकती है इनटू अमाइलोप्लास्ट, और ये रीजनरेशन लो लाइट इंटेंसिटी कंडीशंस में होगी। और इन केस आपके पास जो है वो दोबारा से अगर इस प्लांट के ऊपर लाइट की जो रेशियो है वो पहले की तरह से हो जाए, यानी उसमें दोबारा से लाइट एनर्जी जो है वो ज्यादा फॉल करना शुरू हो जाए, तो स्टिल ये जो प्रोप्लास्टिड्स हैं ये दोबारा प्री ग्रेनल प्लास्टिड और दोबारा से क्लोरोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस बात को बताने का मकसद ये है कि प्लास्टिड्स की जो तीनों टाइप्स हैं दे आर इंटर कन्वर्टेबल डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, किस टाइम पे प्लास्टिड्स के अंदर जो है वो कौन से पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स वहाँ पे फंक्शनल है या नहीं। ठीक, सो नेक्स्ट आपके इसी पास पॉइंट दोबारा बता देंगे ओके। ये सो इंटर कन्वर्जन वाला। इंटर कन्वर्जन में मैं ये बता रही हूँ कि आपके पास जो प्लांट्स हैं इनके अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स के प्लास्टिड्स हैं, लेकिन हमारे पास जो नॉर्मल ये प्लास्टिड्स हैं इनकी फंक्शनिंग डिसाइड करेगी कि सेल के अंदर ये एग्जिस्ट करेंगे या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर प्लांट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये प्रेजेंट तो हैं लेकिन इन पे लाइट एनर्जी प्रॉपर्ली फॉल नहीं हो रही, यानी ये वर्क नहीं कर रहे, ये फंक्शनल नहीं है, तो प्लांट के लिए ये किसी काम के नहीं है। तो प्लांट उस केस में क्या करता है कि क्लोरोप्लास्ट को रीजनरेट कर देता है इन एन अदर फॉर्म ऑफ द प्लास्टिड, क्योंकि ये पिगमेंट्स तो कंज्यूम ही नहीं हो रहे, फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत कम है। तो फिर इन क्लोरोप्लास्ट की बजाय इन क्लोरोप्लास्ट ये जैसे जैसे आपने नोट किया होगा कि प्लांट्स के अंदर जो कलर वेरिएशंस आ जाती हैं वो इस वजह से होती हैं क्योंकि जो पिगमेंट मॉलिक्यूल है वो यूज नहीं हो रहे होते। तो इसी तरह से यहाँ पे भी ये पॉइंट मैं रेज कर रही हूँ कि क्लोरोप्लास्ट अगर जो है वो यूज नहीं होंगे बिकॉज ऑफ द लो लाइट इंटेंसिटी जो कि प्लांट जिसको फेस कर रहा है, तो इसकी वजह से ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो अल्टीमेटली एक फॉर्म ऑफ द प्लास्टिड है, प्रोप्लास्टिड, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें आप ये चीज ऑब्जर्व करें कि प्रीवियसली जो आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म का स्ट्रक्चर था जिसमें थैलाकॉइड्स जो है वो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में थे, उनके दरमियान मेम्ब्रेन्स के थ्रू कनेक्शन थे, वो यहाँ पे डिसॉल्व होना शुरू हो गए, डिस्टर्ब होना शुरू हो गया, यानी क्लोरोप्लास्ट जो है वो अपनी फॉर्म को चेंज करना शुरू हो गया क्योंकि यहाँ पे वो पिगमेंट मॉलिक्यूल या फोटोसिंथेटिक मशीनरी जो है वो यूज नहीं हो रही। सो ये प्रोप्लास्टिड अल्टीमेटली जो है वो अमाइलोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अमाइलोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड्स हैं जिनमें किसी किस्म के पिगमेंट्स नहीं होंगे, सो इनका जो सोल पर्पस है वो स्टार्च को अपने अंदर स्टोर करना है। सो यहाँ पे आपने ये चीज ऑब्जर्व की कि जैसे प्लांट के ऊपर लाइट एनर्जी लो होगी तो क्लोरोप्लास्ट जो पहले फंक्शनल था वो अब चूंकि काम नहीं कर रहा तो उसने अपनी फॉर्म को चेंज कर दिया, पिगमेंट्स को डिसॉल्व करके वो अमाइलोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। स्टिल एक दूसरी फॉर्म है कि अगर आपके पास ये प्रोप्लास्टिड अवेलेबल है, ये प्रोप्लास्टिड वापस क्लोरोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है, और ये कन्वर्जन किस तरह से होगी? वाया प्री ग्रेनल प्लास्टिड। यानी यहाँ पे आप इस चीज को ऑब्जर्व करें कि प्लास्टिड अपनी वो जो फॉर्म है जो यहाँ पे हम क्लोरोप्लास्ट में ऑब्जर्व करें उसको रीजनरेट करना शुरू हो गया, यानी यहाँ पे जो डिसअसेंबल सा स्ट्रक्चर आप ऑब्जर्व करें उसमें असेंबली बनना शुरू हो गई है।
तो ये आपके पास इनिशियली जो है वो थैलाकोइड सिंथेसाइज होंगे और फिर ये थैलाकोइड जो है इनमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आके पैक हो जाएंगे और अल्टीमेटली आपके पास जो प्री ग्रेनल प्लास्टिड है वो वापस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो दे आर इंटर कन्वर्टेबल डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन के किस केस में प्लांट के अंदर जो है वो कौन सा उसको इन्वायरमेंट अवेलेबल है उसके हिसाब से किस प्लास्टिड की जो है वो कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकती है। क्लियर है? So ओके। नेक्स्ट इज अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड असिमिलेशन साइकिल, यानी केल्विन साइकिल के किस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है वो अल्टीमेटली जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। और जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों से कहा है कि सबसे पहले जो आपके पास प्रोडक्ट आएगी वो एक ट्राइओज शुगर होगी, 3 कार्बन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट होगी और अल्टीमेटली ये ट्राइओज जो है वो बाद में हेक्सोज में कन्वर्ट होगी बाय डिफरेंट पाथवेज। सो आपके पास जो पहली स्टेज है इस पूरे के पूरे केल्विन साइकिल को हम 3 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करेंगे। और इसमें जो फर्स्ट स्टेज है आपके पास, फर्स्ट स्टेज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगी और इस साइकिल के अंदर एंटर हो जाएगी, इसमें फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपके पास जो साइकिल है वो हमेशा 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से स्टार्ट होता है और ये 3 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करेगा। तो स्टेज 1 को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। दिस इज राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। राइबोलोज जो है ये एक कीटो शुगर है। आपने इससे पहले राइबोज का नाम सुना होगा। राइबोज एंड राइबोलोज दोनों 5 कार्बन शुगर है, लेकिन आप लोगों ने जैसे बायोकेम 1 में देखा होगा कि देयर आर सर्टेन शुगर जिनके ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, उनको हम एल्डो शुगर्स कहते हैं। एंड देयर आर सर्टेन शुगर्स जिनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटो ग्रुप होता है, यानी कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो राइबोज और राइबोलोज के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो इस फंक्शनल ग्रुप का है। जो राइबोज है ये एल्डो शुगर है, एल्डो पेंटोज है, और जो राइबोलोज है आपके पास दिस राइबोलोज इज कीटो पेंटोज, यानी दोनों के अंदर 5 कार्बन एटम्स हैं, लेकिन राइबोलोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे है, जबकि राइबोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन के अंदर प्रेजेंट है। सो राइबोलोज इज अ कीटो पेंटोज और इस कीटो पेंटोज की फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के ऊपर देयर आर द अटैचमेंट ऑफ 2 फॉस्फेट ग्रुप्स। सो यू हैव अ राइबोलोज और इस राइबोलोज की फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। फॉस्फेट ग्रुप चूंकि दो डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर अटैच है, दैट्स व्हाई हम इसे कहेंगे कि दिस इज अ बिसफॉस्फेट। So this ribulose 1,5 bisphosphate will act as the acceptor molecule जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर फिक्स करेगा या इसको एक्सेप्ट करके साइकिल के अंदर लेके आएगा। तो आपके पास जैसे कि मैंने अभी कहा है कि साइकिल हमेशा 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से स्टार्ट होता है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ये हम लेक्चर के एंड में देखेंगे कि वाई 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से क्यों नहीं ये इनिशिएट हो सकता। So 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स जो हैं ये कंबाइन होंगे विद द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट और आपके पास जो है वो 6 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर देंगे 3 फॉस्फोग्लिसरेट के। अब ये फर्स्ट स्टेज फिक्सेशन होती किस तरह से है, लाइक अगर आपके सामने मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेज को डिस्कस करूँ तो इसके अंदर देयर इज एन एंजाइम रुबिस्को, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज एक ऐसा एंजाइम जो कि राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट को यूज करता है एज एन एक्सेप्टर और इसकी या तो कार्बोक्सिलेशन करवा देते हैं, यानी इसमें या तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करवाने का पोटेंशियल रखता है या फिर ऑक्सीजन ऐड करवाने का पोटेंशियल रखता है डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंट। अगर तो इस इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनकारपोरेट करवा देगा। इट मींस कि इस केस में इसकी जो दो एक्टिविटीज हैं उसमें से सिर्फ कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी एक्टिवेट होगी, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी नहीं होगी। सो केल्विन साइकिल में ये रुबिस्को एंजाइम अपनी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को शो कर रहा होता है। So by using this carboxylase activity, ये एंजाइम राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को इनकारपोरेट करवाएगा और एक 6 कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस करवा देगा। अब ये 6 कार्बन कंपाउंड बिकॉज ऑफ इट्स हाईली अनस्टेबल नेचर इमीडिएटली इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और आपके पास जो है यहाँ से इस पोजीशन से बॉन्ड ब्रेक होगा एंड यू विल एंड अप विद द 2-3 कार्बन कंपाउंड्स और ये 3 कार्बन कंपाउंड्स आर ग्लिसरेट्स जिनमें आपके पास जो है वो 3 कार्बन शुगर्स हैं, लेकिन ये शुगर्स क्या हैं, एसिडिक शुगर्स हैं। इनमें यू हैव अ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, दैट्स व्हाई इनके एंड पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है 8 सुफिक्स हम नॉर्मली एसिड के एंड पे ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल एसीटेट। सो यहाँ पे दिस 3 फॉस्फोग्लिसरेट मींस कि आपके पास जो है
वो 3 कार्बन शुगर है और 3 कार्बन कंपाउंड है जो कि फॉस्फोराइलेटेड है और इसमें यू हैव अ फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे अगर एक राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके दो 3 फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल बना रहा है, इट मींस कि केल्विन साइकिल में जहाँ 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल 3 राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट के साथ मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास अल्टीमेटली 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 phosphoglycerate synthesized होंगे. So this is the stage 1 fixation of carbon dioxide into a 3 carbon compound which is 3 phosphoglycerate. अब हमारा जो सोल पर्पस है वो क्या है कि हमने इस कंपाउंड को अल्टीमेटली कन्वर्ट करना है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। यहाँ पे अगर आप फंक्शनल ग्रुप को ऑब्जर्व करें तो दिस फंक्शनल ग्रुप इज एन एसिडिक फंक्शनल ग्रुप, जबकि अगर हमें कार्बोहाइड्रेट्स रिक्वायर्ड है इट मीन कि इस फंक्शनल ग्रुप को हमने रिड्यूस करना है टू अ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। यानी आपको एसिडिक फंक्शनल ग्रुप नहीं चाहिए, आपको कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप चाहिए। और कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप को अगर आप देखें तो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप इज हाईली रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। सो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इस 3 कार्बन कंपाउंड को 3 फॉस्फोग्लिसरेट को रिड्यूस करोगे, इसके फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करके कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप को आप कन्वर्ट कर दोगे इनटू द कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। और ये वो स्टेज है जिसके अंदर आपके पास एटीपी और NADPH ने कंज्यूम होना है जो कि लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए। तो ये वाली जो स्टेज है ये आप लोगों के लिए बहुत इजी होगी बिकॉज यहाँ पे जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट वही एंजाइम्स हैं जो कि हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किए हैं इन ग्लाइकोलिसिस। तो अगर ग्लाइकोलिसिस का पाथवे आप लोगों के माइंड में है तो वहां से मैं 2 एंजाइम्स को डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट अपने माइंड में क्लियर रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा के अंदर, लाइक मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि जो क्लोरोप्लास्ट का स्टोमा है इट इज जस्ट लाइक द साइटोसोल ऑफ सेल, ये सॉल्युबल पोर्शन है। इसमें और साइटोसोल में एक सिमिलैरिटी है और वो सिमिलैरिटी ये है कि ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स जो कि नॉर्मली साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इन एंजाइम्स के जो आइसोजाइम्स हैं वो स्टोमा के अंदर भी प्रेजेंट है। और इनकी सिग्निफिकेंस क्या है इसको हम इस स्टेज में डिस्कस करते हैं। यानी अगर हम क्लोरोप्लास्ट का स्टोमा ऑब्जर्व करें तो स्टोमा के अंदर भी ग्लाइकोलिसिस के ऑलमोस्ट जो है वो 90% एंजाइम्स प्रेजेंट है। देयर आर 2 to 3 एंजाइम्स जो कि क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा के अंदर अवेलेबल नहीं है, बाकी सारे एंजाइम्स जो कि ग्लाइकोलिसिस में यूज होते हैं वो यहाँ पे भी जो है प्रेजेंट है बिकॉज ये एंजाइम्स जो है ये केल्विन साइकिल और उसके बाद ट्राइयोस फॉस्फेट को हेक्सोस फॉस्फेट में कन्वर्ट करने में यूज होते हैं। So that's why क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी चूंकि शुगर मेटाबॉलिज्म चल रहा है और यहाँ पे भी इन एंजाइम्स के रिएक्शंस रिक्वायर्ड है, दैट्स व्हाई ये आइसोजाइम्स जो है साइटोसोल के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब मैं यहाँ पे 2 एंजाइमेटिक एक्टिविटीज डिस्कस करूंगी जिनके थ्रू ये 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अभी तक मैंने आप लोगों के सामने फर्स्ट स्टेज डिस्कस की है यहाँ तक, जिसमें राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है वो उसकी कंडेंसेशन हुई और अल्टीमेटली 6 कार्बन कंपाउंड्स बने और 6 कार्बन कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस के बाद हमारे पास जो है वो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट प्रोड्यूस हो गए व्हिच इज एसिडिक फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर प्रेजेंट है और जिसको हमने रिड्यूस करना है। सो सेकंड स्टेप इज द रिडक्शन। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के बाद हमें मिली है दिस इज 3 फॉस्फोग्लिसरेट। और अगर आपको ग्लाइकोलिसिस का पाथवे याद हो तो इस 3 फॉस्फोग्लिसरेट को हमने ग्लाइकोलिसिस में भी डिस्कस किया था कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होती है और 2 फॉस्फोग्लिसरेट अल्टीमेटली फॉस्फोइनोल पायरुवेट और फिर पायरुवेट में कन्वर्ट होती है। सो आपके पास ग्लाइकोलिसिस में देयर वर द मल्टीपल एंजाइम्स जिनके जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस थे वो रिवर्सिबल थे। तो अगर आप 3 फॉस्फोग्लिसरेट को रिड्यूस करना चाहते हो इनटू द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर तो पहला एंजाइम जो यहाँ पे यूज होगा इट विल बी फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ग्लाइकोलिसिस के अंदर आपने इसका जो रिएक्शन ऑब्जर्व किया था वहां पे आपने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि ये एंजाइम जो है ये 1,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट के ऊपर एक्ट करता था और इसमें ये जो हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप है इसे एडीपी के ऊपर ट्रांसफर करवा के एक एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करवा रहा था और मीन वाइल 1,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट को 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे केल्विन साइकिल में ये रिएक्शन ऑपोजिट हो रहा है। केल्विन साइकिल में आपके पास ऑपोजिट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट की ज्यादा है और हमें ये पता है कि जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हाईली रिवर्सिबल होते हैं दे आर डिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट।
तो इस केस में चूंकि हमारे पास प्रोडक्ट यानी 3 फॉस्फोग्लिसरेट की कंसंट्रेशन और एटीपी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिससे लाइट रिएक्शन में प्लांट ने सिग्निफिकेंट अमाउंट में बना के रखा है, तो ऑब्वियसली रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। सो बाय यूजिंग द फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इनकी आपस में रिएक्शन होगा और यहाँ से 3 फॉस्फोग्लिसरेट की फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। सो रिडक्शन में जो पहली स्टेज है जहाँ पे आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इन ऑर्डर टू convert the 6 molecules of 3-phosphoglycerate into the 6 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate, 6 ATPs यूज हो रहे हैं। तो ये 6 ATPs कहाँ पे यूज हो रहे हैं? इस स्टेप में एक 3-phosphoglycerate को कन्वर्ट करने के लिए into 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट आपको एक ATP रिक्वायर्ड है। यहाँ पे ऊपर आप लोगों ने ये चीज डिस्कस किया है कि आपके पास सेल में 6 मॉलिक्यूल्स हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट, तो 6 मॉलिक्यूल्स की फॉस्फोराइलेशन के लिए 6 ATPs यूज होंगे और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट को आपने नेक्स्ट कन्वर्ट करना है इनटू दी ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अगेन ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स यूज होंगे और ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम में कौन सा एंजाइम यूज होगा? ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। अगर आप ग्लाइकोलिसिस के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो बेसिकली ये दोनों एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं इन केल्विन साइकिल। तो इस चीज को आप जो है खास तौर पे आपने अटेंशन देनी है बिकॉज इट इज अ पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड केल्विन साइकिल। दो एंजाइम्स आप ऐसे यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं जो कि ग्लाइकोलिसिस में भी यूज हो रहे हैं और केल्विन साइकिल में भी यूज हो रहे हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये दो एंजाइम्स कौन से हैं और क्या ये सेम डायरेक्शन में रिएक्शन को कैटेलाइज करा रहे हैं या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये सारी चीजें अपनी साथ साथ क्लियर रखिएगा। तो सेकेंड एंजाइम जो यहाँ पे यूज होगा इट विल बी ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। नॉर्मली ग्लाइकोलिसिस के अंदर ये एंजाइम जो है ये रिएक्शन कैटेलाइज कराता है कि ये ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को जो कि एल्डोलेज के रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है उसके अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को इनकारपोरेट करवा के उसे एक बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। यानी आपके पास जो नॉर्मली एक ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है उसे 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे आपके पास जो रिएक्शन है केल्विन साइकिल के अंदर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा क्योंकि अभी आपने पीछे ये चीज ऑब्जर्व किया है कि जो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट थे उनकी फॉस्फोराइलेशन के बाद ये 6 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो चुके हैं इनटू द 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। तो अब आपके पास जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है उसके अंदर इस इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये इंटरमीडिएट स्लो अमाउंट में प्रेजेंट है। तो क्या होगा, ये जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल्स हैं ये बाय यूजिंग द एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज इस फॉस्फेट ग्रुप को हाइड्रोलाइज कराएंगे और हाइड्रोलिसिस के बाद इनका ये जो फंक्शनल ग्रुप है जो कि पहले एसिडिक फॉर्म में प्रेजेंट था ये यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा दिस वन। तो आपके पास जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट थे वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो चुके हैं इनटू दी ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में जो कि एक ट्राइयोज है, एक 3 कार्बन एल्डो ट्राइयोज है यानी एल्डिहाइड कंटेनिंग शुगर है जिसमें 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है और ये फॉस्फोराइलेटेड है। यहाँ पे जो आपने एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑब्जर्व करना है ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम में और स्टोमा के अंदर जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो ये है कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो एंजाइम है वो NAD+ को एज अ कोफैक्टर यूज करता है, जबकि आपके पास जो स्टोमा के अंदर एंजाइम है वो NADPH को यूज करता है। और इसकी सिग्निफिकेंस आप लोगों को मेरे से ज्यादा बेहतर पता होगी बिकॉज यहाँ पे NADPH को यूज करने का जो सोल पर्पज है वो ये है क्योंकि लाइट रिएक्शन में ये सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्लांट्स ने ऑलरेडी प्रोड्यूस करवा के रखा हुआ है। सो प्लांट्स को ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स अवेलेबल है। सो अगर प्लांट्स ने ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में कैटेलाइज कराना है तो NADH की बजाय ये NADPH को यूज करेंगे बिकॉज NADPH जो है वो प्लांट्स ने सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रोड्यूस करवाया था ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। तो इस एंजाइमेटिक एक्टिविटी में जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स हैं उन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को यहाँ पे जो है वो डोनेट करने वाला जो मॉलिक्यूल है इट विल बी NADPH मॉलिक्यूल जो कि लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ था वो NAD नहीं होगा। सो जो सेकंड स्टेज है रिडक्शन, इस स्टेज के अंदर आपने ये चीज ऑब्जर्व की है कि बाय यूजिंग द 2 एंजाइमेटिक रिएक्शन और उन रिएक्शन का उन 2 एंजाइमेटिक रिएक्शन को हमने ग्लाइकोलिसिस में भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे वो 2 एंजाइमेटिक रिएक्शन ऑपोजिटली एक्ट कर रहे हैं। द फर्स्ट एंजाइम इज फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज
जिसने 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट किया इनटू द 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ तक, और इस पर्पस के लिए इसने 6 एटीपीज को कंज्यूम किया, और उसके बाद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और इस प्रोसेस के लिए 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH यूज होंगे। सो स्टेज 2 के अंदर आपके पास 6 ATP एंड 6 NADPH मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे, और अल्टीमेटली आपके पास जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड्स जो हैं ये प्रोड्यूस हो जाएंगे विच आर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब यहाँ पे आपने ये चीज नोटिस करनी है कि टोटल 6 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, लेकिन इसमें से जो नेट यील्ड है आपके पास वो 1 मॉलिक्यूल की होगी। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जो 6 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, उसमें से एक मॉलिक्यूल जो है वो आगे फर्दर यूज होगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सुक्रोज। यानी सेल को जो मेन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हैं, चाहे वो एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड है, ट्रांसपोर्ट के लिए रिक्वायर्ड है, या फिर जो आपके मेजर पॉलीसेकेराइड्स हैं उनकी सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है, वो 6 में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल है। बाकी 5 मॉलिक्यूल साइकिल अपने पास ही रखता है। बाकी 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रिलीज नहीं होते, वो साइकिल अपने पास क्यों रखता है? बिकॉज इनको यूटिलाइज करते हुए जो राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट मॉलिक्यूल है, उसके जो 3 मॉलिक्यूल्स इनिशियली कंज्यूम हुए थे, इस साइकिल ने उन्हें रीजनरेट करना है। बिकॉज अगर हम चाहते हैं कि कैल्विन साइकिल कॉन्टिन्यूसली चलता रहे, तो उसके लिए जो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट स्टार्टिंग में यूज हुए थे, एट द एंड आपको वो प्रोड्यूस भी करने हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे TCA साइकिल में एट द एंड ऑक्सैलोएसिटेट प्रोड्यूस होता है, बिकॉज इट इज द फर्स्ट इंटरमीडिएट जिससे साइकिल स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे भी आपके पास राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर द फर्स्ट इंटरमीडिएट जो कि साइकिल को इनिशिएट करने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप इनको रिप्रोड्यूस नहीं करोगे, इनको रीजनरेट नहीं करोगे, तो इट मीन्स कि आपका जो साइकिल है वो इस स्टेप पे आके रुक जाएगा। सो प्लांट ओवरऑल जो है वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को अपनी एनर्जी पर्पसेस के लिए या अपने नेबरिंग सेल्स की एनर्जी पर्पसेस के लिए यूज करेगा, और बाकी 5 मॉलिक्यूल को एज अ कंपनसेशन ऑफ दीज 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट साइकिल में ही डोनेट कर देगा, और ये स्टेज 3 में यूज होंगे जहां पे ये इस एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को रीजनरेट करेंगे। बच्चों यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मिस, क्लियर है। नो मैम। चलें फिर स्टेज 3 की तरफ मूव करते हैं, अगर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है तो। नेक्स्ट स्टेज 3 जिसमें ये रीजनरेशन होनी है एक्सेप्टर मॉलिक्यूल की, इसमें कुछ एंजाइम्स हैं जो कि आप लोगों ने इससे पहले डिस्कस नहीं किए होंगे, और थोड़ा सा पाथवे जो है वो ट्रिकी है, मैं उसे मुश्किल नहीं कहूंगी, लेकिन अगर आप लोगों ने उसे अच्छी तरह से उसमें जो एंजाइम्स हैं उन एंजाइम्स के फंक्शन और जो सीक्वेंस है उसको एक दफा आपने अच्छी तरह से देख लिया, गो थ्रू कर लिया, तो आप लोगों के लिए जो है वो पूरी जो ये 3 स्टेजेस हैं ये इजी रहेंगी कैल्विन साइकिल की। तो स्टेज 3 पे जरा अटेंटिव रहिएगा। लास्ट स्टेज जो आपके पास है कैल्विन साइकिल की, विच इज स्टेज 3, जिसमें आपके 5 मॉलिक्यूल्स यूज होने हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, और इन 5 मॉलिक्यूल्स ने 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट को रीजनरेट करना है। सो लेट्स सी कि किस तरह से ये 5 मॉलिक्यूल जो हैं 3 कार्बन शुगर के, यानी एक ट्राइओज है ना बेसिकली 3 कार्बन शुगर, उसके 5 मॉलिक्यूल्स जो है वो अल्टीमेटली एक पेंटोज शुगर के 3 मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करेंगे। सो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स किस तरह से ये केमिकल रिएक्शंस होंगे यहाँ पे, इनके लिए देयर आर मल्टीपल एंजाइम्स जिनको आपने स्टेप वाइज जो है वो माइंड में रखना है। लाइक आप लोगों के सामने ये जो रिएक्शन है इसे डॉट की फॉर्म में दिखाया गया, लेकिन चूंकि आप लोग इससे पहले ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों के लिए ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, इनके स्ट्रक्चर्स हैं वो मुश्किल नहीं होने चाहिए, तो आपने इसकी प्रैक्टिस विद स्ट्रक्चर्स करनी है। तो पहला आपके पास पहली चीज जो मैंने आपसे कही है वो ये है कि 5 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास G3P के, और इन 5 मॉलिक्यूल्स ने कन्वर्ट होना है इनटू द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। तो अब देखिएगा कि क्या वाकई 5 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंज्यूम हो रहे हैं और 3 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या नहीं, और अगर हो रहे हैं तो किस सीक्वेंस ऑफ इवेंट में। यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करेंगे कि आपको
मल्टीपल पॉइंट्स पे जाके एक एल्डो शुगर और कीटो शुगर के दरमियान एक्सचेंज जो है या उनके दरमियान जो केमिकल रिएक्शन है उसको आप ऑब्जर्व करेंगे। और इन केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज कराने के लिए दो एंजाइम्स अवेलेबल होंगे, वन इज एल्डोलेज एंड सेकंड वन इज ट्रांसकीटोलेज। यानी ये दो ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि एक एल्डो और कीटो शुगर के दरमियान केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, और वो रिएक्शन किस किस्म का होता है इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो जब भी एक एल्डो और कीटो शुगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपके पास दो तरह के एंजाइमेटिक एक्टिविटीज जो है ये हो सकती हैं, आइदर एल्डोलेज और ट्रांसकीटोलेज। इनकी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को माइंड में रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास साइकिल में 5 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। इसमें से एक मॉलिक्यूल तो एज इट इज जो है वो यूज होगा इन स्टेज 3, और सेकंड मॉलिक्यूल जो है वो अपनी कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे आप लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है कि ये किस तरह से कन्वर्ट होगा, बिकॉज वी ऑल नो कि देयर इज एन एंजाइम जो कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकता है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को G3P में कन्वर्ट कर सकता है, एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज ट्राइयोस फॉस्फेट आइसोमेरेज। So this enzyme will convert the second molecule of glyceraldehyde 3-phosphate into the dihydroxyacetone phosphate। यानी मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, उनमें से दो मॉलिक्यूल्स किस स्टेप में यूज हो रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में एक G3P की फॉर्म में यूज हो रहा है, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो उसकी आइसोमेरिक फॉर्म यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होके तो फिर साइकिल में एंटर हो रहा है। ऐसे ही है ना, एक तरफ आपके पास एल्डो ट्राइयोस है और दूसरी तरफ आपके पास कीटो ट्राइयोस है। द फर्स्ट एंजाइम जो कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज कराएगा, दिस एंजाइम इज एल्डोलेज। तो यहाँ पे आपके जो दो मॉलिक्यूल्स हैं ये पूरे हो रहे हैं। दो G3P मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पे ट्रेस कर लिए हैं कि वो एक जो है वो G3P की फॉर्म में और दूसरा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की फॉर्म में साइकिल में एंटर हो रहा है। सो एक तरफ आपके पास एल्डो ट्राइयोस है, दूसरी तरफ आपके पास कीटो ट्राइयोस है। सो देयर इज एन एंजाइम एल्डोलेज जिसको हमने ग्लाइकोलिसिस में भी डिस्कस किया था, और ग्लाइकोलिसिस में ये एंजाइम ऑपोजिट डायरेक्शन में इस रिएक्शन को कैटालाइज करवा रहा था। यानी ग्लाइकोलिसिस में इस एंजाइम ने फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को क्लीव किया था इनटू द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। जबकि यहाँ पे चूंकि हमारे पास स्टेज 3 के अंदर इन दो ट्राइयोसिस की कंसंट्रेशन ज्यादा है और एल्डोलेज का रिएक्शन भी हाईली रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो है ये रिवर्स डायरेक्शन में होगा। यानी यहाँ पे आप एक और ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम को डिस्कस कर रहे हैं, एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज एल्डोलेज जो कि स्टेज 3 में यूज हो रहा है। तो यहाँ पे आप जो है रिएक्शन ऑब्जर्व करेंगे वो ग्लाइकोलिसिस से ऑपोजिट होगा। ग्लाइकोलिसिस में आपके पास रिएक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में होता है, जबकि यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देयर इज अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और इनके दरमियान जो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड है उससे सिंथेसाइज कराने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होगा दिस विल बी एल्डोलेज। एंड ऑब्वियसली अगर इन दोनों की कंडेंसेशन होगी तो हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये पहला स्टेप है स्टेज 3 का, जिसमें आपके पास एक 6 कार्बन शुगर जो है वो प्रोड्यूस होगी, एंड द नेम ऑफ दिस 6 कार्बन शुगर इज फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। सेकेंडली आपके पास नॉर्मली जो स्टेज 3 के अंदर शुगर्स हैं वो मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में होते हैं। लाइक यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो हेक्सोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके इस शुगर की जो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप है उसकी हाइड्रोलिसिस होगी। अब ये सीक्वेंस वाइज आप एंजाइम्स और इनकी जो एक्टिविटीज हैं उसको देखते जाएं। लाइक पहले आपने एल्डोलेज देखा, और एल्डोलेज ने एक तरफ जो है वो एल्डो ट्राइयोस और कीटो ट्राइयोस के दरमियान कंडेंसेशन करवा के एक हेक्सोज शुगर प्रोड्यूस करवा दी विच इज बेसिकली अ बिसफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। सेकेंड स्टेप में आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज इज एन एंजाइम, और फॉस्फेटेजेस के बारे में हमें पता है कि ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कि किसी भी फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड में से फॉस्फेट ग्रुप को अलग कर देते हैं, उसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, उसे क्लीव कर देते हैं। सो दिस फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज जो है ये फर्स्ट पोजीशन से जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको हाइड्रोलाइज करवा देगा, बिकॉज इसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो यही है कि ये फर्स्ट पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करवाता है। सो ऑब्वियसली आपके पास जो एंड प्रोडक्ट आएगी इट विल बी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब पहले हमने जो फर्स्ट रिएक्शन पढ़ा है, फर्स्ट रिएक्शन के अंदर भी हमने एक एल्डो शुगर और एक कीटो शुगर को ऑब्जर्व किया, और इनके दरमियान जो केमिकल रिएक्शन हुआ है वो कंडेंसेशन था, और इसको कैटालाइज कराने के पीछे जो एंजाइम था इट वाज एन एल्डोलेज। सेकेंड स्टेप के अंदर हमने सिंपली
एक जो है वो डीफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन डिस्कस किया है जिसके अंदर जो एंजाइम था इट वाज अ फॉस्फेटेज जिसने सिंपली एक फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज कराया। हमारे पास जो प्रोडक्ट आ गई है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, इट इज अगेन अ कीटो शुगर। तो दोबारा आपके पास एक कीटो शुगर है और मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले ये पॉइंट डिस्कस किया कि स्टेज 3 के अंदर आपकी जो रीजनरेशन है इसमें आपकी एक कीटो शुगर हमेशा एक एल्डो शुगर के साथ जो है वो रिएक्ट करती है और इनके दरमियान जो है वो डिफरेंट एंजाइम्स की वजह से या तो कंडेंसेशन होगी या फिर एक्सचेंज ऑफ फंक्शनल ग्रुप होगा। सो अब यहाँ पे आपके पास जो 6 कार्बन शुगर है इट इज कीटो शुगर और ऑब्वियसली मीडियम के अंदर एल्डो शुगर प्रेजेंट है और वो एल्डो शुगर कौन सी है, दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जिसके अभी तक सिर्फ 2 मॉलिक्यूल यूज हुए हैं। सो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आके थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ये आएगा और ये कीटो शुगर के साथ रिएक्ट करेगा। सो अगेन आपके पास फर्स्ट रिएक्शन की तरह थर्ड रिएक्शन के अंदर भी एक कीटो शुगर और एक एल्डो शुगर के दरमियान रिएक्शन होने लगा है, लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन है ये एल्डोलेज नहीं करवा रहा है, ये रिएक्शन ट्रांसकीटोलेज एंजाइम करवा रहा है। सो एल्डोलेज ने जब केमिकल रिएक्शन करवाना है तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये बॉन्ड को क्लीव करा सकता है बिटवीन कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4 या फिर ये बॉन्ड को जो है वो सिंथेसाइज करवा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट। जबकि जो ट्रांसकीटोलेज एंजाइम है इसका रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पे आपके पास एक कीटो शुगर है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड देयर इज एन एल्डो शुगर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। कीटो और एल्डो शुगर के दरमियान जब ट्रांस कीटोलेज ने रिएक्शन कैटालाइज कराना है तो इसका रिएक्शन इस किस्म का होता है कि ये जो कीटो फंक्शनल ग्रुप है उसका एक्सचेंज करवाता है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ कीटो हेक्सोज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, there is an aldotriose glyceraldehyde 3 phosphate and there is an enzyme transketolase। ये एंजाइम कीटो डोनर से, इसे मैं डोनर इसलिए कह रही हूँ बिकॉज ये अपना फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर करेगा टू दिस एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, यानी ये जो कीटोन है आपके पास कीटो शुगर है इट विल एक्ट एज द डोनर, ये अपना ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ से उठाएगा और इसे ट्रांसफर कर देगा टू एन एल्डो एक्सेप्टर, यानी इसमें जो आपकी एल्डिहाइड शुगर है इट विल एक्ट एज द एक्सेप्टर और जो कीटो शुगर है इट विल एक्ट एज द डोनर। और ट्रांसकीटोलेज क्या करेगा, ये इस फंक्शनल ग्रुप का एक्सचेंज करवाएगा। तो जो फंक्शनल ग्रुप पहले फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पे प्रेजेंट था उस फंक्शनल ग्रुप को यहाँ से उठा के इसने ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे इंसर्ट कर देना है इस पोजीशन के ऊपर। और ऑब्वियसली अगर इसने इंसर्ट करवाना है तो उसके लिए इसको जो वैलेंसीज है उसको भी सेटिस्फाई करवाना है। तो अल्टीमेटली आपके पास जो 3 कार्बन शुगर है ये 5 कार्बन शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी बिकॉज 3 कार्बन इसमें पहले से थे और 2 कार्बन ट्रांसकीटोलेज ने यहाँ पे ट्रांसफर करवाया है। तो ये 3 कार्बन शुगर कन्वर्ट हो जाएगी इनटू दी 5 कार्बन शुगर एंड दिस 6 कार्बन शुगर विल बी कन्वर्टेड इनटू दी 4 कार्बन शुगर। जब यहाँ से आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप रिलीज होगा तो कार्बन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करवाने के लिए इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी और अगर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है इट मींस कि ऑक्सीजन को अपना हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करना है और ये हाइड्रोजन जो यहाँ से रिलीज होगा ऑब्वियसली वो यहाँ पे इस ग्रुप पे इस पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा और यहाँ पे आपका ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये इनकार्पोरेट हो जाएगा। सो ऑब्वियसली ये जो कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा इस केस में। So you will end up with a 5 carbon sugar and a 4 carbon sugar by the action of transketolase enzyme। बच्चों ट्रांसकीटोलेज में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं जल्दी से। टाइम इज क्लियर। हो गया। सो इसमें सिंपली जो है वो एक्सचेंज करवाना है, किस चीज का एक्सचेंज करवाना है, कीटो ग्रुप का इन 2 कार्बन फ्रेगमेंट्स का फ्रॉम अ कीटो डोनर टू एल्डो एक्सेप्टर। तो थर्ड स्टेप के अंदर आपने ऑब्जर्व किया कि आपके पास जो थर्ड मॉलिक्यूल था ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करेगा वाया द एंजाइम ट्रांसकीटोलेज और ट्रांसकीटोलेज ने फंक्शनल ग्रुप्स का एक्सचेंज करवाना है। इट मींस कि आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप आपके पास ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है ये एक 5 कार्बन शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये पहली 5 कार्बन शुगर है जो कि सक्सेसफुली सिंथेसाइज हो गई है। अब फाइनली इसके अंदर जो है वो कुछ रीअरेंजमेंट्स होंगी और इसको जाइलुलोज से राइबोलोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। वो कैसे होगा उसको हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने ये स्टार का साइन इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 कार्बन शुगर हमने प्रोड्यूस करने थे उसमें से एक मॉलिक्यूल की तरफ हम कुछ हद तक जो है वो पहुंच गए हैं। बाकी अगर आप इस इवेंट्स को यहाँ से ऑब्जर्व करें तो जो सेकेंड मॉलिक्यूल है आपके पास विच इज द 4 कार्बन शुगर एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, इसके साथ मजीद क्या होगा बिकॉज इट इज एन एल्डो शुगर
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में से जब फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर होगा इनटू द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जाइलोलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो चुकी है, और जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट थी वो एक एल्डिहाइड शुगर यानी एल्डो शुगर एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो चुकी है, विच कंटेन द 4 कार्बन एटम। तो ये जो एल्डिहाइड शुगर है दोबारा से ये कीटो शुगर के साथ इंटरेक्ट करेगी, एंड वी ऑल नो कि मीडियम के अंदर जो कीटो शुगर प्रेजेंट है इट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। सो थर्ड मॉलिक्यूल के बाद आपका जो फोर्थ मॉलिक्यूल है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का, उसकी आइसोमराइजेशन होगी और ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, और ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करेगा बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम ने जैसे फर्स्ट स्टेप में किया था, इन दोनों के दरमियान जो है वो कंडेंसेशन करवा लेगी। तो ऑब्वियसली एक 3 कार्बन शुगर और एक 4 कार्बन शुगर मिलके एक 7 कार्बन शुगर को प्रोड्यूस कर देंगे, एंड द नेम ऑफ दिस 7 कार्बन शुगर इज सीडोहेप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेट। लाइक अगर आप इस केमिकल रिएक्शन को यहाँ पे देखें तो आपके पास जो नेक्स्ट एल्डोलेज का रिएक्शन है वो एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट विच इज अ 4 कार्बन एल्डो शुगर, एल्डोटेट्रोज आप इसे कह सकते हो, और दूसरी तरफ यू हैव अ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट व्हिच इज अ कीटोट्राइओज। सो इन दोनों के दरमियान कंडेंसेशन करवा के एल्डोलेज ने एक 7 कार्बन शुगर को प्रोड्यूस किया, और इस 7 कार्बन शुगर की जो फर्स्ट और 7 कार्बन एटम है इसके ऊपर एक एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। सो अल्टीमेटली दिस विल बी अ बिसफॉस्फेट। सो अगेन इससे पहले भी आपने एक बिसफॉस्फेट को डिस्कस किया था, एंड दिस बिसफॉस्फेट वाज द फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, और यहाँ पे भी आपने ये चीज डिस्कस की थी कि इस बिसफॉस्फेट की हाइड्रोलिसिस हुई थी, यानी इसकी एक पोजीशन के ऊपर से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हुआ। तो यहाँ पे आप अगेन इसी इवेंट को देखेंगे कि वाया द एंजाइम सीडोहेप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेटेज, ये जो 7 कार्बन आपकी शुगर यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है इसकी फर्स्ट पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करा लिया जाएगा। सो देयर आर मल्टीपल एंजाइम्स और द मल्टीपल रिएक्शंस जो कि एक जैसे हैं, बस आपको इनकी सीक्वेंस को जो है वो माइंड में रखना है और आपको ट्रेस करना है कि कहाँ पे 3 कार्बन शुगर यूज हो रही है और कहाँ पे 5 कार्बन शुगर जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो अल्टीमेटली वाया दिस फॉस्फेटेज एंजाइम आपके पास जो फर्स्ट पोजीशन है वहां से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी इट विल बी pseudoheptulose 7 phosphate which contain 7 carbon atom. So this is a 7 carbon containing keto sugar. जैसे कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि this sugar contains 7 carbon atoms और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है इट इज अ कीटो फंक्शनल ग्रुप। अगेन दिस कीटो शुगर एक एल्डो शुगर के साथ रिएक्ट करेगी, और जो मीडियम के अंदर एल्डो शुगर प्रिवेलेंट है दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। सो फोर्थ की बजाय फोर्थ के बाद अब जो मेरे पास नेक्स्ट है दिस इज द फिफ्थ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि स्टेज 3 के अंदर अपना रोल प्ले करेगा और अल्टीमेटली जो है वो 5 कार्बन कंपाउंड को सिंथेसाइज करवाएगा। सो अगेन यहाँ पे जो एंजाइम है दिस इज ट्रांसकीटोलेज, और जैसे प्रीवियसली ट्रांसकीटोलेज ने एक कीटो डोनर से एल्डोसेप्टर की तरफ 2 कार्बन फ्रेगमेंट को या फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर किया था, तो यहाँ पे आपके पास ये सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट व्हिच इज अ कीटो शुगर इट विल एक्ट एज द कीटो ग्रुप डोनर बिकॉज ये अपना 2 कार्बन कीटो फ्रेगमेंट ट्रांसफर करेगी, एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट विल एक्ट एज द कीटो ग्रुप एक्सेप्टर, और ये उस 2 कार्बन कंपाउंड को एक्सेप्ट कर लेगी। लाइक अगर दोबारा से इस रिएक्शन को हम इस तरह से देखें तो आपके पास जो नेक्स्ट ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन है इस ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन में सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट से ये जो 2 कार्बन फ्रेगमेंट्स हैं ये 2 कार्बन फ्रेगमेंट इस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ट्रांसफर हो जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया है कि अगर यहाँ से ये ग्रुप ट्रांसफर होना है और कार्बन के दरमियान यहाँ पे बॉन्ड बनना है, तो इस बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि ग्रुप्स की वैलेंसीज भी सेटिस्फाइड हो। तो इस बॉन्ड की क्लीवेज की वजह से कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो गया, और कार्बन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इसने प्रोटॉन को रिलीज कराना है, प्रोटॉन यहाँ से अलग हो जाएगा। सो इस केस में आपका जो प्रीवियसली इस कीटो ग्रुप के ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था अल्टीमेटली वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गया। सो फाइनली आपके पास यहाँ पे आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट में से 2 कार्बन फ्रेगमेंट्स भी जो है वो निकल गए हैं, यानी ये 7 से 5 कार्बन शुगर में कन्वर्ट हो गया, और इसके साथ साथ इसका जो एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल ग्रुप था वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है। सो अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पे एक 5 कार्बन एल्डो शुगर, द नेम ऑफ दिस शुगर इज राइबोज फॉस्फेट, ये प्रोड्यूस हो गई। इससे पहले हमने एक 5 कार्बन शुगर जो है
और इसके साथ साथ जो सेकंड है आपका मॉलिक्यूल, ये सीडोहेक्सिलोज 7 फॉस्फेट की कन्वर्जन मैंने बताई है। दूसरी तरफ आपके पास एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है जिसमें नॉर्मली 3 कार्बन एटम्स होते हैं। 2 कार्बन एटम्स को सीडोहेक्सिलोज 7 फॉस्फेट से पिक करने के बाद इसमें भी जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो 5 कार्बन एटम्स होते हैं। तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनेगा, और इस बॉन्ड को बनाने के लिए इस कार्बन एटम में, ये जो थर्ड कार्बन एटम है, इसमें अपना ये डबल बॉन्ड ब्रेक करना है। इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो इस ब्यूटॉन को सेट कर लेगी। तो अल्टीमेटली यू कैन सी कि आपके पास जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है उसमें ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप जो कि पहले एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप था, अब वो कीटो फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है। सिंपली यहाँ पे एक्सचेंज है, फंक्शनल ग्रुप का एक्सचेंज हो रहा है, और फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ जो 2 कार्बन फ्रेगमेंट है वो भी ट्रांसफर हो रहा है। तो अल्टीमेटली इस एंजाइमेटिक रिएक्शन के बाद हमारे पास दो मजीद 5 कार्बन शुगर्स प्रोड्यूस होते हैं। एक जो है वो एल्डोपेंटोज है और दूसरी तरफ कीटोपेंटोज है, जाइलोलोज 5 फॉस्फेट। तो इससे पहले एक 5 कार्बन कंपाउंड जो है या 5 कार्बन शुगर पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो यहाँ पे बनी थी स्टेप 3 में। स्टेप 4, स्टेप 5 और स्टेप 6 के बाद हमारे पास जो है वो 2 मोर 5 कार्बन शुगर्स या सिंपली पेंटोजेस जो है ये सिंथेसाइज हो चुकी है। वन इज डाइलोलोज 5 फॉस्फेट एंड द सेकंड वन इज राइबोलोज 5 फॉस्फेट। तो अल्टीमेटली हमने ये चीज ऑब्जर्व की है कि बाय यूजिंग 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसमें से आपके जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ही यूज हुए हैं, और जो बाकी 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की फॉर्म में इस स्टेज के अंदर एंटर हुए हैं। तो ओवरऑल अगर हम नेट यहाँ पे देखें तो 5 मॉलिक्यूल कंज्यूम हुए हैं, और इन 5 मॉलिक्यूल्स के जो रिजल्ट में हमारे पास 3 5 कार्बन कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन इन 3 5 कार्बन कंपाउंड्स में से कोई भी राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट नहीं। एक जाइलोलोज 5 फॉस्फेट है, सेकंड भी हमारे पास जाइलोलोज 5 फॉस्फेट है, एंड द थर्ड वन इज राइबोज फॉस्फेट। जबकि हमें जो मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है दिस इज राइबोलोज 5 बिस्फॉस्फेट। तो अल्टीमेटली ये जो 5 कार्बन शुगर जो है अब इनको हमने राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करना है। इस कन्वर्जन के लिए हमारे पास जो है वो 2 to 3 इंजाइमेटिक एक्टिविटीज जो है वो रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल पहले हम ये चीज देख लेते हैं कि जाइलोलोज 5 फॉस्फेट जो है ये किस तरह से राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद हम राइबोज 5 फॉस्फेट को कन्वर्ट करेंगे इनटू दी राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जाइलोलोज 5 फॉस्फेट की कन्वर्जन को देखते हैं। जाइलोलोज और राइबोलोज के अगर स्ट्रक्चर को कंपेयर किया जाए तो दे आर एपिमर एट कार्बन नंबर 3। अब आई होप कि आप लोगों को एपिमर का आइडिया होगा। एपिमर्स ऐसी शुगर्स होती हैं जिसमें सिर्फ एक कायरल कार्बन के अराउंड जो ग्रुप्स हैं उनकी ओरिएंटेशन जो है वो ऑपोजिट होती है। तो अगर आप यहाँ पे जो है वो राइबोलोज और जाइलोलोज के स्ट्रक्चर को कंपेयर करें, इन दो स्ट्रक्चर्स को आप माइंड में रखें, दिस इज जाइलोलोज एंड दिस इज राइबोलोज 5 फॉस्फेट। सो इन दोनों के स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखें तो आप सिर्फ जो है वो एक कार्बन के अराउंड ग्रुप्स की पोजीशन को ऑपोजिट ऑब्जर्व करेंगे, बाकी जो ये स्ट्रक्चर्स हैं ये 90% जो है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। तो कार्बन 3 के ऊपर इनकी जो ओरिएंटेशन है वो ऑपोजिट है, उसके अलावा इनमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, फॉस्फेट ग्रुप की पोजीशन भी सेम है। सो हम कह सकते हैं कि जाइलोलोज इज अ कार्बन 3 एपिमर ऑफ राइबोलोज। So if you have an enzyme ribulose 5 phosphate epimerase, तो ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट को जाइलोलोज 5 फॉस्फेट को राइबोलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने का पोटेंशियल रखता है। एंड ऑब्वियसली अगर आपने राइबोलोज 5 फॉस्फेट प्रोड्यूस करवा लिया तो इसको राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट में कन्वर्ट करना मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज इसकी फिफ्थ पोजीशन के ऊपर ऑलरेडी एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, एंड बाय द एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ राइबोलोज 5 फॉस्फेट काइनेज हम इसकी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवा सकते हैं। सो जाइलोलोज 5 फॉस्फेट को राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए दो एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं, एक एपिमेरेज और दूसरा काइनेज। एपिमेरेज इसको राइबोलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा, और काइनेज इसमें एक और फॉस्फेट ग्रुप की इनकॉर्पोरेशन करवाएगा एट कार्बन नंबर 1। तो हमारे पास स्टेज 3 के अंदर हमने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि दो जगह के ऊपर जाइलोलोज 5 फॉस्फेट प्रोड्यूस हुए हैं। सो इन दो जाइलोलोज 5 फॉस्फेट को फर्स्ट ऑफ ऑल राइबोलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाएगा बाय द एक्शन ऑफ एपिमेरेज। दो दफा एपिमेरेज एंजाइम जो है वो एक्ट करेगा और दो मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 5 फॉस्फेट को प्रोड्यूस करवा देगा।
एक राइबोलोज 5 फॉस्फेट को राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें एक एटीपी रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं राइबोलोज 5 फॉस्फेट के, तो इनको राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए वी रिक्वायर 2 एटीपी मॉलिक्यूल। तो एट द एंड अभी तक हमने दो मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट को सिंथेसाइज करवा लिया। जबकि जो थर्ड मॉलिक्यूल है उसकी प्रोडक्शन के लिए आपके पास जो है ये राइबोज फॉस्फेट ये एज अ प्रिकर्सर एक्ट करेगा। सो देयर इज एन एंजाइम, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले कहा है कि जो राइबोज और राइबोलोज हैं इनमें सिंपली जो फंक्शनल ग्रुप है इसका डिफरेंस है। लाइक जो राइबोलोज है इट इज अ 5 कार्बन कीटो शुगर एंड राइबोज इज अ 5 कार्बन एल्डो शुगर। लाइक अगर आप इनके भी स्ट्रक्चर को देख लें ताकि आप लोगों को ये पॉइंट जो है वो मजीद बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। तो आप यहाँ पे अगर जो है वो इस राइबोज दिस वन, यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, राइबोज 5 फॉस्फेट इसको कंपेयर करें विद दिस राइबोज 5 फॉस्फेट को अगर आप कंपेयर करें विद राइबोलोज 5 फॉस्फेट, तो यू कैन सी कि दोनों के अंदर जो है वो सिर्फ एक ही पॉइंट का डिफरेंस है, और वो डिफरेंस किस चीज का है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एक आपके पास जो है वो कीटो शुगर है और दूसरी तरफ यू हैव एल्डो शुगर, सो बोथ आर द सेम, सिंपली दीज आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सो इफ यू हैव एन एंजाइम आइसोमेरेज, इससे पहले भी हमने मल्टीपल ऐसे एग्जांपल्स देखी हैं जिसमें जो आइसोमर्स हैं वो इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होना, एक एल्डो ट्राइओस है और दूसरी कीटो ट्राइओस है। सो आइसोमेरेज जो है वो एल्डो शुगर को कीटो शुगर में कन्वर्ट करते हैं। इस केस में द एंजाइम राइबोलोज 5 फॉस्फेट आइसोमेरेज आपकी ये जो एल्डिहाइड शुगर है जो कि यहाँ पे सिंथेसाइज हुई है इनटू दी स्टेज 3, उसको कन्वर्ट कर देगा उसकी कीटो आइसोमर के अंदर, यानी राइबोज 5 फॉस्फेट को वाया द एक्शन ऑफ दिस आइसोमेरेज एंजाइम we can convert into the ribulose 5 phosphate and we know कि अगर ribulose 5 phosphate बन गया तो by the action of kinase हम इसकी phosphorylation करवा के ribulose 1,5 बिसफॉस्फेट को synthesize करवा सकते हैं। So ultimately stage 3 के अंदर हमने इस complex enzymatic reaction के थ्रू, जिनमें अगर आप एल्डोलेज, ट्रांसकीटोलेज, फॉस्फेटेज, इन एंजाइम्स के जो रिएक्शंस हैं इनको अच्छी तरह से अगर आप जो है वो समझ लेंगे तो आपके लिए स्टेज 3 मुश्किल नहीं होगी। तो हमने ये चीज अचीव किया यहाँ पे कि जो 5 मॉलिक्यूल्स थे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो चुके हैं इनटू द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। सो दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ केल्विन साइकिल। और अगर हम अब इसकी स्टीशियोमेट्री की बात करें, यानी ओवरऑल इसके अंदर कहाँ कहाँ कितने कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं एटीपी के या एनएडीपीएच के यूज हुए हैं, तो वी कैन से कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के साथ फिक्स हुए थे तो हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट प्रोड्यूस हुए थे। 3 फॉस्फोग्लिसरेट बिकॉज इसमें एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है। अब ये एक तरह की रिवीजन है आप लोगों की, दिस इज द स्टेज 1 और अब हम स्टेज 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। स्टेज 2 में आपके पास जो 6 मॉलिक्यूल्स थे 3 फॉस्फोग्लिसरेट के, सबसे पहले उनकी फॉस्फोराइलेशन हुई थी वाया द एक्शन ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, और इन 6 मॉलिक्यूल्स की फॉस्फोराइलेशन के लिए 6 एटीपीज कंज्यूम हुए थे। सो जो 6 मॉलिक्यूल्स थे 3 फॉस्फोग्लिसरेट के, वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गए थे इनटू द 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। और सेकेंडली हमने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि देयर इज एन अदर एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज जो कि 6 NADPH को यूज करेगा, और इन 6 NADPH को यूज करते हुए 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट कर देगा इनटू द 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इंटर कन्वर्टेबल है इनटू द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इन 6 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल जो है वो यूज होगा फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सुक्रोज, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, या सेल को जहां जहां पे भी कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है उसमें ये एक मॉलिक्यूल जो है ये कंज्यूम होगा। रिमेनिंग 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की फॉर्म में यूज होंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की फॉर्म में यूज होंगे। सो अल्टीमेटली ये बाय द सीरीज ऑफ डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शन जो कि हमने ऑब्जर्व की हैं स्टेज 3 में, और वहां पे हमने फॉस्फेटेजेस एंजाइम्स को देखा है जो कि इन फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करवा रहे थे। ये दो जगह पे आपने डिस्कस किया है, fructose 1,6 bisphosphatase and the second one is pseudoheptulose 1,7 bisphosphatase। तो ये जो दो फॉस्फेट ग्रुप हैं ये उन एंजाइम्स की एंड प्रोडक्ट को यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं।
So by the series of these enzymatic reaction, आपने पहले जो 5 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे प्रोड्यूस कराया है, जो शुगर प्रोड्यूस कराई है, दिस इज राइबोलोज 5 फॉस्फेट, और फिर इन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 5 फॉस्फेट की फॉस्फोराइलेशन के लिए मजीद 3 एटीपीज यूज हुए थे, और अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट रीजनरेट हुआ था. सो वी कैन से कि एक साइकिल में या एक केल्विन साइकिल के एक राउंड में हमारे पास जो ओवरऑल 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीपीएच जो है ये कंज्यूम होते हैं. सो इस बैलेंस शीट को जो है ये माइंड में रखिएगा कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू जब साइकिल जो है वो इनिशिएट होगा तो उस केस में 9 एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं और 6 एनएडीपीएच जो है ये कंज्यूम हो रहे हैं. ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को इंक्रीज करोगे तो एटीपी और एनएडीपीएच की अमाउंट भी जो है वो इंक्रीज होगी. बच्चों यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? इसके बाद लास्ट पॉइंट है रेगुलेशन का. उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लें. मैम बस करते थक गए. अच्छा आप लोग थक गए, मैं नहीं थकी. बस लास्ट टॉपिक है, इसको देख लें उसके बाद ले लेंगे, रहने दे इतना मैम चक्कर आ रहे हैं अब तो. क्लास का टाइम पूरा होगा 6:15 उससे पहले कोई नहीं बोलेगा. तो नेक्स्ट इज चक्कर आप लोगों को ऐसे आना शुरू हो गए हैं देख के, पहले पढ़ तो लें. सो लास्ट जो आप लोगों का टॉपिक है, इट विल हार्डली टेक 10 to 15 जो आप लोगों को बताना है. सो नेक्स्ट इज द रेगुलेशन कि जो केल्विन साइकिल है, केल्विन साइकिल में यूज होने वाले मल्टीपल एंजाइम्स जो है वो किस तरह से लाइट एनर्जी के थ्रू उनकी एक्टिविटी जो है वो कम या ज्यादा हो सकती है. ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी, बिकॉज लाइट रिएक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही आगे डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल जो है वो इंक्रीज उसका जो रेट है वो इंक्रीज होगा. तो पहला जो पैरामीटर है जो कि केल्विन साइकिल के एंजाइम्स को रेगुलेट करता है, दिस इज द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम. लाइक पहले मैं आप लोगों के सामने एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करती हूँ कि आपने लास्ट लेक्चर में इस पॉइंट को देखा होगा कि जब लाइट एनर्जी फॉल करती है आपके फोटो सिस्टम्स के ऊपर और फोटो सिस्टम्स के इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास करते हैं, तो देयर इज अ कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो कि प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस करता है. और यहाँ पे आपने क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है इसकी डायरेक्शन ऑब्जर्व की है कि प्रोटॉन स्ट्रोमा से थैलाकॉइड ल्यूमेन की तरफ मूव करते हैं. लाइक यहाँ पे आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में बताया था कि दिस इज अ थैलाकॉइड, दिस इज अ सेकंड थैलाकॉइड, और ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. तो ये जो थैलाकॉइड की बाउंड्री है, जो आउटर पोर्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस वन, ये वाला पोर्शन, दिस इज थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, और जो इंटरनल पोर्शन है दिस इज थैलाकॉइड ल्यूमेन. तो आपके पास जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोटॉन्स की पंपिंग है, इस प्रोटॉन की पंपिंग की जो डायरेक्शन है ये स्ट्रोमा से ल्यूमेन की तरफ होती है. यानी जब आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरोप्लास्ट से थियोफाइटिन, क्यूनोन और अल्टीमेटली साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, तो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स सपोज यहाँ पे प्रेजेंट है. दिस कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट हियर बिकॉज वी ऑल नो कि जितनी भी फोटोसिंथेटिक मशीनरी है वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड हुई होती है. सो यहाँ पे आपके पास फोटो सिस्टम 2, थियोफाइटिन, क्यूनोन और उसके बाद देयर इज अ साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स. सो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से जब इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को ही पास नहीं करेगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ ये स्ट्रोमा में से प्रोटॉन्स को पकड़ के थैलाकॉइड ल्यूमेन में ले आएगा. सो इस केस में आपके पास लाइट रिएक्शन के दौरान जितनी ज्यादा लाइट एनर्जी होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ज्यादा होगा और उतने ही प्रोटॉन्स की पंपिंग होगी फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन. अब अगर आपके प्रोटॉन्स जो है वो स्ट्रोमा से उठ के थैलाकॉइड ल्यूमेन की तरफ जा रहे हैं, इट मीन्स कि स्ट्रोमा की पीएच इंक्रीज हो रही है, बिकॉज पीएच जो है वो इनवर्सली रिलेट करती है विद द प्रोटॉन कंसंट्रेशन. जिस कंपार्टमेंट में आपके प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इट मीन्स कि वहां पे पीएच डिक्रीज होती जाएगी, ज्यादा एसिडिक होती जाएगी. और जिस कंपार्टमेंट में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी वहां पे पीएच जो है वो इंक्रीज करती जाएगी, यानी मोर अल्कलाइन पीएच होती जाएगी. सो आपकी जो जितनी लाइट इंटेंसिटी है, इस लाइट इंटेंसिटी की वजह से अल्टीमेटली प्रोटॉन्स उनके स्ट्रोमा से निकल के थैलाकॉइड ल्यूमेन की तरफ जा रहे हैं. सो स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, and this decreased proton concentration will make this compartment highly alkaline. यानी यहाँ इसकी जो pH है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, अल्कलाइन. इसके अलावा एक और पॉइंट अपने माइंड में रखिएगा कि थैलाकॉइड ल्यूमेन के अंदर जो प्रोटॉन की एंट्री है
इट इज एट द एक्सपेंस ऑफ मैग्नीशियम, यानी इन दोनों के दरमियान जो है वो इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। प्रोटॉन्स की पंपिंग जैसे जैसे थैलाकोइड ल्यूमेन के अंदर ज्यादा होगी, वहां से मैग्नीशियम निकल के जो है वो बाहर आना शुरू कर देंगे, यानी स्ट्रोमा के अंदर मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती रहेगी। बिकॉज मैग्नीशियम आयन जो है वो चार्ज को कुछ हद तक जो है वो कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज जो है वो ल्यूमेन के अंदर इकट्ठा हो रहा है तो मैग्नीशियम जो है वो ल्यूमेन से निकल के स्ट्रोमा में आना शुरू हो जाएगा। सो अल्टीमेटली एज अ होल आपके स्ट्रोमा की पीएच या स्ट्रोमा का जो इन्वायरमेंट है वो अल्कलाइन हो गया, बिकॉज यहाँ पे आपकी एक तो पीएच इंक्रीज हो रही है और दूसरी तरफ मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो रही है। There are two enzymes of photosynthesis which work at the alkaline conditions, यानी आपके पास जैसे ही स्ट्रोमा की जो पीएच है वो अल्कलाइन होगी या इसकी कंडीशन अल्कलाइन होगी, तो ये दो एंजाइम्स जो हैं ये इस अल्कलाइन कंडीशन के ऊपर अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये चीज ऑब्जर्व करें कि लाइट एनर्जी ने इनडायरेक्टली इन दो एंजाइम्स को रेगुलेट किया है, बिकॉज यहाँ पे जो स्ट्रोमा के अंदर अल्कलाइन कंडीशन डेवलप हो रही है ये इस लाइट रिएक्शन की वजह से डेवलप हो रही है। अगर लाइट ना होती, प्रोटॉन्स की पंपिंग ना होती तो पीएच अल्कलाइन नहीं होनी थी, और अगर अल्कलाइन पीएच ना होती तो इट मींस कि ये एंजाइम्स भी एक्टिवेट नहीं होने थे। तो ये एक मैकेनिज्म है इन एंजाइम्स की रेगुलेशन के लिए। कैल्विन साइकिल में देयर आर 4 अदर एंजाइम्स जिनकी रेगुलेशन का मैकेनिज्म जो है वो डिफरेंट है। लाइक ये एक मैकेनिज्म मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया है जिसमें स्ट्रोमा की पीएच ज्यादा हो जाएगी और इस पीएच को सेंस करते हुए रुबिस्को और फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज जो हैं ये अपनी एक्टिविटी को इनहांस कर लेंगे। सेकंड मैकेनिज्म इज रिडक्शन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। लाइक अभी आप इस पूरी डायग्राम को मत देखें, सिर्फ इस पोर्शन तक रहें, तो यू कैन सी कि देयर इज एन एंजाइम जिसमें पहले आप दो थायोल ग्रुप्स के दरमियान डाइसल्फाइड बॉन्ड को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब इस एंजाइम के अंदर ये डाइसल्फाइड बॉन्ड अपनी ऑक्सीडाइज स्टेट में होंगे तो इस केस में ये एंजाइम इनएक्टिव है, यानी ये अपना फंक्शन मेरा कहने का ये मतलब था कि देखो अब ये जो सी वीडियो है वो कार्ड के साथ इसका जो भी होती है बीच में देखे इसके 2-3 और टिप्स भी देखे थे मैंने। ना माइक ऑफ कर लें। ये तो आप लोगों का हाल होता है, फिर बायोकेमिस्ट्री तो आप लोगों को मुश्किल लगनी है। सीधी तरह से कहते हैं कि आप लोगों को मैं सिंपली स्लाइड्स बना के दे दूं, इतना ज्यादा मुझे भी बोलने की जरूरत नहीं। सब तो सुन रहे होते हैं। चलें देखते हैं एंड पे क्या रिजल्ट आता है आप लोगों का। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है आप लोगों के पास वो जो सेकंड मैकेनिज्म है, एक मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि जिसमें लाइट एनर्जी जो है वो प्रोटॉन की पंपिंग के थ्रू एंजाइम्स को रेगुलेट करती है। सेकंड मैकेनिज्म में भी लाइट एनर्जी जो है अपना रोल प्ले करेगी, लेकिन यहाँ पे आप लोग जो है एक डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू इन एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है उसमें चेंज ऑब्जर्व करोगे। लाइक पहले सिर्फ इस पोर्शन तक रहें कि यू हैव एन एंजाइम, ये एक जनरल सी डायग्राम है जो कि किसी भी एंजाइम के ऊपर अप्लाई हो सकती है। और यहाँ पे 4 एंजाइम्स मैंने नीचे बताया है कि कौन से एंजाइम्स हैं जो कि इस पैटर्न के थ्रू अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। सो नॉर्मली यू कैन सी कि इस एंजाइम के अंदर देयर आर द 2 रिएक्टिव थायोल ग्रुप्स जो कि नॉर्मल स्टेज के अंदर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड बना। जब ये दो थायोल ग्रुप्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होंगे तो इस केस में दिस एंजाइम विल बी इन इट्स इनएक्टिव कन्फर्मेशन। अब आपके पास अगर एंजाइम में एक्टिव होना है तो उस एक्टिव कन्फर्मेशन में जाने के लिए ओनली थिंग दिस एंजाइम रिक्वायर्ड इज द रिडक्शन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, यानी किसी तरह से आपने इस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को रिड्यूस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। आपको रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट से इस एंजाइम को ट्रांसफर करने हैं। एंजाइम हम रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को यूज करते हुए अपने दो रिएक्टिव थायोल ग्रुप्स के दरमियान जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है उसे ब्रेक करेगा और वापस जो ओरिजिनल जो थायोल ग्रुप्स हैं उन्हें रीजनरेट कर लेगा और अपनी एक्टिव कन्फर्मेशन में आएगा। अब यहाँ पे ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स कहाँ से आएंगे? जब लाइट एनर्जी फोटो सिस्टम 1 पे फॉल करती है तो हमने ये चीज ऑब्जर्व किया है कि देयर आर दी मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो कि फोटो सिस्टम 1 के साथ लिंक्ड है। फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल A0, क्लोरोफिल A1, आयरन सल्फर प्रोटीन्स, और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ फेरिडॉक्सिन के पास जाते हैं और उस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये पहला इवेंट है जो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखा है जो कि लाइट एनर्जी की वजह से हो रहा है। लाइट एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो फोटो सिस्टम से हो रहा है वो फोटो सिस्टम से होते हुए क्लोरोफिल
A0 A1 आयरन सल्फर प्रोटीन और फिर ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ फेरिडॉक्सिन के पास आए और इस ऑक्सीडाइज फॉर्म के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स इंट्रोड्यूस करा के इसे रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नाउ आपके पास जितना फेरिडॉक्सिन इस टाइम अवेलेबल है वो रिड्यूस फॉर्म में, वो इस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये फेरिडॉक्सिन अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स ट्रांसफर करेगा। इससे पहले आपने ये चीज डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ये फेरिडॉक्सिन अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स जाके NADP+ को डोनेट करता है और NADP+ को कन्वर्ट कर देता है NADPH के अंदर वाया द एंजाइम फेरिडॉक्सिन टू NADP+ ऑक्सीडोरिडक्टेज। लेकिन समटाइम्स इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए फेरिडॉक्सिन अपने जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स है वो NADP को देने के बजाय एक अदर प्रोटीन है थायोरिडॉक्सिन उसे डोनेट कर देता है। अब थायोरिडॉक्सिन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का पर्पस क्या है, क्योंकि इस जो लाइट रिएक्शन है इसने अल्टीमेटली डार्क रिएक्शन के एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करवाना है और उसके लिए आपके पास जो लिक्विड प्रोटीन है, दिस प्रोटीन इज थायोरिडॉक्सिन। सो थायोरिडॉक्सिन लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस होने वाला रिड्यूस फॉर्म ऑफ फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन्स पिक करेगी। इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से पिक करेगी कि इसके अंदर भी एंजाइम की तरह जो है वो एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो आप नोटिस कर रहे हैं। जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पिक करेगी फेरिडॉक्सिन से, इट मींस कि ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड पहले ऑक्सीडाइज था अब ये रिड्यूस हो जाएगा। सो वाया द एंजाइम फेरिडॉक्सिन टू थायोरिडॉक्सिन रिडक्टेज, ये एंजाइम क्या करेगा, फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेगा, फेरिडॉक्सिन को वापस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ थायोरिडॉक्सिन में इनकॉर्पोरेट करके उसके जो नॉर्मल ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जो पहले ऑक्सीडाइज्ड थे उन्हें रिड्यूस कर देगा। तो इस केस में आपका ये जो थायोरिडॉक्सिन है ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही थायोरिडॉक्सिन एक्टिवेट होगा ये आगे जाके केल्विन साइकिल के 4 एंजाइम्स को अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स ट्रांसफर करेगा। फॉर एग्जांपल ये एंजाइम आपके पास यहाँ पे सीडोहेप्टुलोज 17 बिस्फॉस्फेटेज भी हो सकता है जिसके अंदर नॉर्मली आपके पास डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, ये इनएक्टिव है। जैसे ही थायराइडॉक्सिन ने देखा कि ये एंजाइम इनएक्टिव है, इसने अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स जो हैं डोनेट कर दिए इस एंजाइम को। अब रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स जो है वो थायराइडॉक्सिन से एंजाइम की तरफ शिफ्ट हो गया और थायराइडॉक्सिन वापस अपनी जो है वो इनएक्टिव कन्फर्मेशन में चली गई है। तो यहाँ पे आप इस कलर कॉम्बिनेशन के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ऑब्जर्व कर सकते हो कि पहले जो इलेक्ट्रॉन थायराइडॉक्सिन के फॉर्म में थे, ये जो कलर आपको यहाँ पे शो कर रहा है पिंक वन, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से एंजाइम के पास चले गया, एंजाइम अपनी इनएक्टिव कन्फर्मेशन से एक्टिव कन्फर्मेशन में। सो ओवरऑल आपके जो 4 एंजाइम्स है केल्विन साइकिल में, जिनमें सीडोहेप्टुलोज 17 बिस्फॉस्फेटेज, फ्रुक्टोज 16 बिस्फॉस्फेटेज, राइबोलोज 5 फॉस्फेट काइनेज एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, ये इस मैकेनिज्म के थ्रू अपने एंजाइम्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। सो दोनों रेगुलेटरी मैकेनिज्म के अंदर आपने लाइट एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट चेक की है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि किस तरह से जो लाइट एनर्जी है वो केल्विन साइकिल के एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है इनडायरेक्टली, तो ये 2 मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू ये एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे। कौन कौन से एंजाइम किस किस मैकेनिज्म को यूज करते हैं ये आपने अपने माइंड में रखना है। बच्चों यहाँ तक आप लोगों का केल्विन साइकिल माइंड अप हो गया है और ये नॉर्मली